हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। इंडिया में समय समय पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती रहती है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक इंटरव्यू देते वक्त बोला कि इंडिया में जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे कि ईडी या फिर सीबीआई, वो इस वक्त फ्री हैं क्योंकि इंडिया में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली वो यहाँ पर कहना चाहते थे कि इलेक्शन आने की वजह से इन एजेंसीज की एफिशिएंसी पर असर पड़ता है और उनका काम बाधित होता है। इसलिए हम देखते हैं समय समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, जहां पर उनका कहना है कि इंडिया में साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे आखिरकार साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होते हैं, हमारे इंडिया में इलेक्शन को लेकर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आखिरकार हमको क्या ज़रूरत है साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। उसके बाद हम देखेंगे क्या एडवांटेजेस हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, और लास्ट में हम देखेंगे इंडिया में किस तरीके से इलेक्शन रिफॉर्म्स आ सकते हैं जिससे इंडिया के नागरिकों को और भी फायदा मिले। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्या होते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है कि इंडिया में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं लोकसभा के और विधानसभा के। फ्रेंड्स, यहाँ पर पंचायत राज इलेक्शंस को अलग से कराने की बात कही गई है क्योंकि पंचायत के इलेक्शंस भी अगर हम साथ कराएंगे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स लगेगी हमको, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर मोटे तौर पर लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन को एक साथ कराने की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीज़ पहली बार होगी, इंडिया में पहले भी ऐसा हो चुका है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब 1951 में जो इंडिया के पहले इलेक्शन थे, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन साथ साथ हुए थे और ये साइकिल कंटिन्यू करती है 1967 तक। और फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि 1967 में ये साइकिल बिगड़ जाती है क्योंकि कुछ स्टेट्स में सरकार गिर जाती है, कुछ स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और भी कई तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं। इसलिए कुछ स्टेट्स के इलेक्शंस आगे पीछे होने लगे और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हुए नहीं दिखते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बात उठाई जाती है कि इंडिया में जब पहले इलेक्शंस साथ साथ होते थे तो आज क्यों नहीं हो सकते। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं इलेक्शन को लेकर, तो हम देखते हैं हमारे संविधान का आर्टिकल 324, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी गई है कि वो सुपरवाइज करे, कंट्रोल करे इलेक्शंस को। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन, विधान परिषद के इलेक्शन, इन सभी इलेक्शंस को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है और सुपरवाइज करता है। साथ में अगर हम और भी प्रोविजंस को देखें तो हमारे संविधान का आर्टिकल 83 ये बताता है कि राज्यसभा का पीरियड कितना रहेगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा हाउसेस का। आर्टिकल 85 बताता है कि हमारी लोकसभा प्रेसिडेंट द्वारा कब कब डिसॉल्व की जा सकती है और आर्टिकल 172 डील करता है विधानसभा के ड्यूरेशन से। और साथ में हम ये भी देखते हैं इंडिया में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, जहां पर इलेक्शन को लेकर डिटेल में प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई इंडिया में इलेक्शंस की। आइए अब हम देखते हैं इंडिया में क्या जरूरत है साथ साथ लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शंस कराने की। हमारे देश में ये देखा गया है कि हम लगातार इलेक्शन मोड में रहते हैं। इंडिया में हर साल लगभग 5 से ज़्यादा विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं और इसके अलावा दूसरी स्टेट्स में पंचायत के इलेक्शंस, बाईपोल इलेक्शंस, ये सब तो चलते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि इंडिया में लगातार इलेक्शंस चलते रहते हैं। आइए अब हम समझते हैं बार बार इलेक्शंस कराने की वजह से क्या नुकसान होता है। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया में जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं वैसे ही आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और जैसे ही ये लागू होती है उस पीरियड के टाइम गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी नहीं बना सकती, कुछ नया बजट साइन नहीं कर सकती है और भी कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं गवर्नमेंट पर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर यह बात भी उठाई जाती है कि इलेक्शन कराने का खर्चा अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, लोकसभा का इलेक्शन का खर्चा सेंटर देता है और विधानसभा का इलेक्शन का खर्चा स्टेट देता है। और अगर हम बात करें कितना खर्चा होता है एक इलेक्शन में, तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में लगभग इंडिया को 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और फिर हर स्टेट में इलेक्शन कराने का खर्चा अलग से होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे बहुत पैसे बच सकते हैं अगर हम साथ साथ इलेक्शन कराएं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उठाया जाता है वो ये है कि बार बार जब इलेक्शंस कराए जाते हैं तो रैलीज कराने में, लोगों को इकट्ठा करने में, इलेक्शन को कैंपेन करने में, इन सब चीज़ों में पार्टियों का पैसा भी खर्च होता है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि इलेक्शन कैंपेन में कई बार जो लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं वो लोग फंडिंग लेते हैं और इसकी वजह से करप्शन भी बढ़ता है। तो ये दोनों मुद्दे, करप्शन के और ब्लैक मनी के, साथ साथ चलते हैं इलेक्शंस में।
और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इंडिया में जो ऑफिशियल्स लगते हैं इलेक्शन ड्यूटी में वो डेडिकेटेड नहीं होते हैं, वो अपना कोई दूसरा काम छोड़कर इलेक्शन ड्यूटी में लगते हैं और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो बाधित होता है, वो रुक जाता है। और इसकी सबसे बुरी मार पड़ती है हमारे एजुकेशन सेक्टर पर, जहां पर सरकारी स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। इसकी वजह से जो स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होती है और इलेक्शन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सीआरपीएफ को बुलाया जाता है और इसकी वजह से हमारी फोर्सेस का लगातार समय समय पर डाइवर्जन होता रहता है। हमको यहाँ पर यह बात भी नोट करना चाहिए कि बार बार इलेक्शन होने की वजह से गवर्नमेंट लगातार रैलियां करती है, कैंपेनिंग करती है और इसकी वजह से नॉर्मल पब्लिक लाइफ भी अफेक्टेड होती है। जनता को रोड शो की वजह से ट्रैफिक जाम फेस करना पड़ता है और भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इलेक्शन के दौरान। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने यह बात भी नोट की है कि बार बार इलेक्शन आने की वजह से बार बार धर्म का मुद्दा, जाति का मुद्दा और ऐसे मुद्दे जो सोसाइटी में डिवीजन पैदा करते हैं वो जानबूझकर पॉलिटिकल पार्टी उठाती हैं अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए और इसकी वजह से सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होता है। यहाँ पर यह बात भी उठाई गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज फ्री बीज यानी कि जनता को कुछ चीज़ मुफ्त में देने की बात करती है, फ्री में देने की बात करती है। और यहाँ पर यह बात नोटिस की गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इससे इजीली वो जनता को मैनिपुलेट कर सकती हैं, क्योंकि जब वो कोई चीज़ फ्री देने का वादा करते हैं तो इससे वो जनता से आसानी से वोट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सोच की वजह से हम देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें फ्री में देने की बात करती है और बाद में वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाती हैं। ये कुछ मुद्दे हैं जिस वजह से लोग बोलते हैं कि हमको बार बार इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराने चाहिए। यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिलता है कि समय समय पर गवर्नमेंट की एजेंसीज ने भी रिकमेंडेशन दी है जहाँ पर वो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की बात करती हैं। हम देखते हैं कि 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट में बोला था कि इंडिया के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना फ़ायदेमंद रहेगा। और फिर हम देखते हैं 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जब अपनी 170th रिपोर्ट सबमिट करती है तो वो बोलती है इंडिया में एक साथ लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं 2015 में पार्लियामेंट की कमेटी जब अपनी 79th रिपोर्ट सबमिट करती है तो वो बोलती है इंडिया में एक साथ इलेक्शन कराना इंडिया के गवर्नेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर हम देखते हैं 2017 में नीति आयोग ने एक वर्किंग पेपर भी निकाला था जिसका नाम था एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस द व्हाट व्हाई एंड हाउ, जहां पर उसने इन डिटेल डिस्कस करा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और अल्टीमेटली हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार ये बात कही है कि इंडिया में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए लोकसभा के और विधानसभा के। mygovernment.in वेबसाइट पर जनता के ओपिनियन भी मांगे गए थे इस इशू को लेकर। तो फ्रेंड्स आइए अब हम समझते हैं आखिरकार क्या एडवांटेज हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के जिस वजह से बार बार इसकी रिकमेंडेशन दी जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा देखा जाएगा गवर्नेंस का और कंसिस्टेंसी का। फ्रेंड्स अगर इलेक्शंस बार बार नहीं होंगे तो हम देखेंगे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हमको देखने को मिलेगी जिसको 5 साल मिलेंगे फोकस करने के लिए गवर्नेंस पर और इसकी वजह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा काम कर पाएगा। यहाँ पर हमारे ऑफिशियल्स पर एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी, उनको एक लंबा समय मिलेगा काम करने के लिए। यहाँ पर समय समय पर जो रुकावटें आती हैं आचार संहिता की वजह से वो देखने को नहीं मिलेंगी और इसकी वजह से हमको कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी पॉलिसीज़ में और प्रोग्राम्स में। और यहाँ पर हमको फाइनेंशियल बेनिफिट भी देखने को मिलेगा जहाँ पर एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा भी बचेगा कैंपेनिंग का और दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्टेट पैसा खर्च करती है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए वो पैसा भी बचेगा। और साथ में यहाँ पर ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि इलेक्शंस में जो ब्लैक मनी यूज़ होती है, करप्शन होता है, वो भी कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन में कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं उनको एक बार ही 5 साल में पैसा खर्च करना है और कैंपेनिंग करनी है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जब गवर्नमेंट लगातार 5 साल काम करेगी तो हो सकता है कि वो इलेक्शंस में पॉपुलिस्ट मेजर्स यानी कि ऐसी बातें जो जनता को खुश करने के लिए बोली जाती हैं, जिनका पॉलिसी से और गवर्नेंस से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो बोलना कम करेंगे। एक और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया गया है वो ये है कि इलेक्शंस में अब तुष्टीकरण की राजनीति यानी कि पोलराइजेशन देखने को कम मिलेगा क्योंकि फ्रेंड्स ये बात नोटिस की गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझकर धर्म का मुद्दा, कास्ट का मुद्दा, डिवीजन का मुद्दा उठाते हैं जब इलेक्शन सामने होते हैं। रिसेंटली भी हम यूपी चुनाव में देख सकते हैं कि हिजाब का मुद्दा कर्नाटका से लेके यूपी तक पहुंचा क्योंकि इस मुद्दे की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को जनता को गुमराह करने का मौका मिलता है और वो यहाँ पर पॉलिसीज और डेवलपमेंट की बातों से हटकर किसी और डायरेक्शन में बात करना चालू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब 5 साल गवर्नमेंट लगातार काम करेगी तो जनता भी गवर्नमेंट से 5 साल बाद
अच्छे से हिसाब मांग पाएगी और गवर्नमेंट को वो हिसाब देना पड़ेगा। ये तो बात हुई कुछ एडवांटेजेस की जो हमको देखने को मिलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं क्या इश्यूज हैं जिस वजह से कुछ लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के फेवर में नहीं हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज कैसे किया जाएगा, कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि हर इलेक्शन एक साथ हो पाए। अभी जैसे कि कुछ विधानसभा के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन से पहले होते हैं, कुछ बाद में होते हैं, हम कैसे इंश्योर करेंगे कि उन पूरे इलेक्शंस को हम एक साल के अंदर लेके आ पाए। यहाँ पर हमको ऐसी असेंबलीज जिनके इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के बाद आते हैं उनको पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसी असेंबलीज जिनके इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के जस्ट पहले होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा। तब जाके हम हर स्टेट और लोकसभा का इलेक्शन को सिंक्रोनाइज कर पाएंगे और एक साथ कंडक्ट करवा पाएंगे। और ऐसा करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी और हर पॉलिटिकल पार्टी को साइमल्टेनियस इलेक्शंस का आइडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आइडिया हमारे डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अगेंस्ट है। यहाँ पर जो स्टेट असेंबली है, विधानसभा है, और दूसरी तरफ लोकसभा है, सेंट्रल असेंबली है, उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पर स्टेट अपने आप में एक अभिन्न अंग है इंडिया का, और हर स्टेट की अपनी एक खूबसूरती है, उसका अपना एक कल्चर है, और इसलिए हर स्टेट के अपने कुछ मुद्दे हैं। और अगर हम लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस एक साथ कराएंगे तो यहाँ पर हो सकता है सेंटर का मुद्दा हावी हो, जिस वजह से स्टेट का मुद्दा दब जाए। इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है हो सकता है स्टेट के मुद्दे और नेशन के मुद्दे आपस में ओवरलैप हो जाएं। यहाँ पर इस बात का खतरा भी बताया जा रहा है कि वोटर बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि कुछ वोटर्स यहाँ पर इस बात में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि स्टेट यहाँ पर उसकी किस सब्जेक्ट में मदद करेगा और सेंटर यहाँ पर उसकी किस सब्जेक्ट में मदद करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखा भी गया है कि इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो कुछ लीडर्स स्टेट में भी और सेंटर में भी प्रमोशन करते हैं, प्रचार करते हैं, जिस वजह से ये होता है कि सेंटर के मुद्दे क्या हैं और स्टेट के मुद्दे क्या हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। और इस वजह से जो छोटी पार्टीज हैं स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, उनको आगे बढ़ने में दिक्कत जाती है, और ऐसी पार्टीज जो नेशनल लीडर्स हैं उनसे अच्छे से नहीं लड़ पाती हैं। ये कुछ सीरियस इश्यूज हैं जो उन लोगों द्वारा उठाए गए हैं जो फेवर में नहीं है साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने के। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इंडिया में और किस तरीके के इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे हमारे डेमोक्रेसी को फायदा मिले और हमारे नागरिक और भी सशक्त हो पाएं। यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा उठाया जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पर ये देखा गया है रिसेंटली कि इंडिया में ऐसे एमपीज, ऐसे सांसद जिन पर क्रिमिनल केस चल रहा है वो बड़े हैं। 2004 में सिर्फ 24% सांसदों पर क्रिमिनल केस था, आज 2019 में 43% सांसदों पर किसी तरह का क्रिमिनल केस चल रहा है, जो एक चिंता की बात है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। और यहाँ पर यह भी देखा गया है जो केसेस चलते हैं पॉलिटिशियंस पर वो लंबे समय तक चलते रहते हैं, वो 20 साल 25 साल तक चलते रहते हैं, और सिर्फ 6% केसेस में ही सजा हो पाती है या फिर रिजल्ट आ पाता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्शन में पैसे खर्च करने का। इंडिया में देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज हों या फिर कैंडिडेट्स हों, ये सब इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। यहाँ पर वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिमिट है कि आप 80 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते लोकसभा के इलेक्शन में, और लगभग आप 30 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। मगर यहाँ पर ये देखा गया है कि सिंगल कैंडिडेट्स कुछ स्टेट असेंबलीज में और सांसद के इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और यही कारण होता है करप्शन का, ब्लैक मनी का। और इसका दूसरा पहलू ये रहता है कि इंडिया में जो गरीब लोग हैं इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को ये भी मिलती है कि 2019 के इलेक्शन में 533 कैंडिडेट्स में से 475 सांसद हमारे करोड़पति थे, जो बताता है कि पॉलिटिशियंस भी अब रिच बैकग्राउंड से आते हैं, तो कैसे वो गरीबों की बात समझेंगे, इस बात पर सवाल पैदा होता है। एक और सीरियस इशू जो देखा गया है इलेक्शंस में वो है फ्री बीज का। फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फ्री में लैपटॉप देना, फ्री में अनाज देना, फ्री में खाद देना, फ्री में और भी कुछ चीज़ें देने के लुभावने वादे करती है। फ्रेंड्स, उससे होता यह है कि वोटर उस टाइम मुद्दों से डाइवर्ट हो जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दे देता है। मगर इसको अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इसमें वोटर का ही घाटा होता है। ये बात हम एक कहावत से समझ सकते हैं, जहाँ पर यह बोला जाता है, इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प अ पर्सन डोंट गिव हिम फिश बट टीच हिम हाउ टू कैच फिश। इसका यह मतलब है, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी भूखे की मदद करना चाहते हैं, तो उसको खाना मत दें, बल्कि उसको ये सिखाएं कि खाना कैसे कमाया जाता है। और फ्री बीज के मामले में पॉलिटिकल पार्टीज हाथ में खाना दे रही हैं, वो यहाँ पर इंडिविजुअल्स को इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना रही हैं, बल्कि वो डिपेंडेंट बना रही हैं गवर्नमेंट पर। एक और सीरियस इशू जो इंडिया में देखा जा रहा है आजकल
वो है पेड न्यूज़ का। यहाँ पर ये एलिगेशन लगाया जाता है मीडिया पे कि वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक नया टर्म भी कॉइन किया गया है गोदी मीडिया का, और इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी कम हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि मीडिया को, जर्नलिज्म को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है। अगर वो पिलर अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारी डेमोक्रेसी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। यहाँ पर जनता को पता होना चाहिए, अगर मीडिया जनता की आवाज़ सही से नहीं उठाएगा तो उसमें जनता का ही घाटा है। इसलिए जनता को समझना चाहिए कि मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से जनता मीडिया को यूज़ कर सकती है सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए, सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए। एक और सीरियस मुद्दा जो देखने को मिलता है वो है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होने का। इंडिया में ये देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज टिकट बांटती हैं सांसद के लिए, विधायक के लिए, उसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। वहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है, किस बेसिस पर किसको टिकट मिलता है ये क्लियर नहीं होता है। और अगर हम एग्जाम्पल लें खासकर यहाँ पर अमेरिका का, तो वहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी है, वहाँ पर हर लेवल पर चुनाव होते हैं और उन चुनावों के बेसिस पर ही पार्टी किसी को टिकट देती है इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बन पाएगी, स्टेट में और सेंटर में जनता की सेवा कर पाएगी। और लास्ट में फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इलेक्शंस का और डेमोक्रेसी का होता है वोटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जरूरी है कि इंडिया का वोटर इन्फॉर्म्ड हो, अवेयर्ड हो, वो अपने मुद्दों को समझे और ये बात समझे कि किस मुद्दे पर उसको वोट देना है। तभी फ्रेंड्स हम इंडिया में एक अच्छी डेमोक्रेसी बना पाएंगे, एक अच्छा सिस्टम एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अल्टीमेटली पावर वोटर के पास ही है। यहाँ पर वोटर को ये बात समझना चाहिए कि 5 साल में एक बार वोट डालना ही उसका काम नहीं है। समय समय पर वोटर को अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना चाहिए, उसको अपने सांसद से, अपने विधायक से सवाल पूछना चाहिए और देखना चाहिए क्या वो सांसद, क्या वो विधायक उसके मुद्दे उठा रहा है, उसने जो वादे किए थे वो पूरे कर रहा है कि नहीं। और इन्हीं आधारों पर हर वोटर को वोट करना चाहिए, तभी हम एक अच्छी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर पाएंगे अपने देश में। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यू पॉइंट हैं इलेक्शन पर, और क्या हमको साथ साथ लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शन कराने चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।